तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16 और 21 दोनों में काम आने वाला फॉरेस्ट अकाउंट। और इस फॉरेस्ट अकाउंट में दो हिस्से हैं, एक है अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 जिसको हमने पढ़ लिया है, दूसरा हिस्सा है एमएसओ ए&ई चैप्टर 9, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमने क्या पढ़ लिया है और जो हमने नहीं पढ़ा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने जो पढ़ा है वो अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में डिवीजन में, यानी कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के अपने ऑफिस में अकाउंट क्या बनेगा, कैसे फॉर्म्स में बनेगा, किस तरीके से मेंटेन होगा, कब अकाउंट क्लोज होगा और वो अकाउंट रिटर्न्स कब एजी ऑफिस में सबमिट किए जाएंगे या रेंडर किए जाएंगे। यानी कि अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 जो है वो एजी ऑफिस में अकाउंट आने से पहले का प्रोसीजर है, ठीक है। बिफोर रिसीविंग अकाउंट्स इन एजी ऑफिस, ठीक है, बहुत साधारण सी बात है। और एमएसओ ए&डी जो है वो अकाउंट एजी ऑफिस में रिसीव करने के बाद एजी के फॉरेस्ट सेक्शन में इस अकाउंट की कैसे चेकिंग होती है, फॉरेस्ट सेक्शन, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, में फॉरेस्ट अकाउंट की चेकिंग, फॉरेस्ट अकाउंट की चेकिंग, पोस्टिंग, कंपाइलेशन और सबसे लास्ट में रिपोर्ट। तो हमने जो पढ़ लिया है वो ये वाला पढ़ लिया है, यानी कि एजी ऑफिस में अकाउंट रिसीव होने से पहले डिवीजन में, फॉरेस्ट के डिवीजन में अकाउंट के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब एजी ऑफिस में अकाउंट आ जाता है तब फॉरेस्ट सेक्शन में अकाउंट की कैसे चेकिंग, कैसे पोस्टिंग, कैसे कंपाइलेशन होता है और सबसे अंत में कैसे एनुअल रिपोर्ट बनता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है कि क्यों इंपॉर्टेंट था अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 और क्यों इंपॉर्टेंट है एमएसओ ए&डी चैप्टर 9? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, वरना मैं मिटाता हूं, ठीक है। हेलो, बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए, इस तरीके से चुप मत लगाइए, वरना मुझे लगता है कि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मेरे, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो आराम से आज आधे घंटे में निपट जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको देखने चाहिए। तो 9.1 पे पढ़ना शुरू कीजिए। एमएसओ ए&डी वॉल्यूम 1 चैप्टर 9 का पहला पारा 9.1 पढ़िए। The accounts of receipts and disbursements which are rendered by divisional forest officers in the forms prescribed in chapter 7 of the account code volume 3 should be checked to see that the disbursing officers have rendered correct accounts of the transactions in their charge and that all the subsidiary accounts correctly work up to the cash account in form FA1. बस, तो आपने जो कल पढ़ा था ना, देखिए इसमें लिख रहा है चैप्टर 7 ऑफ अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, तो यकीन मानिए कल आपने चैप्टर 7 ऑफ अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 ही पढ़ा था, समझे। दूसरी बात आपने इसमें देखा 7.1 है ना, नहीं सॉरी 9.1 है, 9.1 है, हाँ। तो दूसरी बात इसमें क्या देखा आपने कि कैश अकाउंट FA1 में बनता है, ये भी आपने कल वही देखा था कि नहीं, अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में, बताइए हाँ या ना। अब चलिए 9.2 में चार्जेज है और इसमें जिक्र किया गया है FA5 का। FA5 भी कल आपने देखा था, हाँ या ना, देखा था ना। और FA5 क्या था, शेड्यूल ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, हाँ, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट है ना, चलिए एब्स्ट्रैक्ट
बिलिंग वही देंगे, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ठीक है ना। तो ये FA5 में था। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मामला है वो मैंने आप लोग को कल अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में भी बतलाया था कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट बनता है ये केवल डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं बनाते हैं, मतलब DFO तो बनाता ही है, कुछ कंजर्वेटर भी बनाते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था, अदर फॉरेस्ट ऑफिसर भी बनाते हैं, है ना। जिनको जिनको DDO पावर मिल गया है उन सबको ये बनाना ही है ना। ये 9.2 में लिखा हुआ है, ठीक है। और जब ये बनाया जाएगा ये क्या देखा जाएगा, इट शुड बी सीन दैट द चार्जेस आर करेक्टली क्लासिफाइड, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। अंडर द कैपिटल एंड रेवेन्यू हेड का लोकेशन सही होना चाहिए, ठीक है। इन केसेस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट हो, द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर so that the charges may be classified correctly. The provision made in the annual budget estimate of the state government under various forest major heads, minor heads and detailed heads of account should also be kept in view. इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है। 9.3 देखिए रेमिटांसेस, रेमिटांसेस के लिए कल आपको एक FA6 बताया गया था, है ना, बोलिए क्या था FA6 तो बताएगा। रेमिटेंस टू ट्रेजरीज, रेमिटेंस टू ट्रेजरी, शेड्यूल ऑफ रेमिटेंस टू ट्रेजरी, ठीक है। TRY तो FA2 भी बताया गया था, क्या बताया गया था याद है, चेक ड्रॉन, रजिस्टर है ना ये। हाँ सर, रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आप आगे जो भी पढ़ने जा रहे हैं 9.3 उसके बाद में और आगे उनके बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। 9.3 9.4 दोनों में एक ही बात है, क्या है मैं आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं, आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। तो 9.3 9.4 हम एक साथ लेंगे, ठीक है। पहले हम लेते हैं 9.3 को। 9.3 में क्या है, अच्छा किसी को याद है फॉर्म 51 हम लोग कैसे बनाते थे, एक बार मैंने एक्सप्लेन किया था, बना करके दिखलाया था CPWA में। CPWA का मैंने एक बार फॉर्म 51 बनाया था, कैसे बनता है याद है किसी को, हेलो, नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनता है। सर वो क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस लाते हैं, ब्रॉडशीट बनाते हैं। हाँ देखिए 6 लाइन्स है इसमें, ठीक है, एक्चुअल में 5 लाइन्स है, 5 लाइन्स है, ठीक है। अब आप देखिए 5 लाइन्स दोनों में, मतलब कि चेक में भी और चालान में भी। पहले हम देखते हैं चेक के बारे में, ठीक है, चेक्स के बारे में, ठीक है। पहला लाइन क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ, CB ऑफ प्रीवियस मंथ, ठीक है। और मजेदार बात क्या है कि ये CB नहीं लिखता है, वो बोलता है बैलेंस एज पर लाइन 5। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ऊट पटांग लैंग्वेज में लिखता है, समझे। तो अपन क्या करते हैं, सीधे 5 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये है क्लोजिंग बैलेंस CB, और ये कैसे आएगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको देना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, पहले फॉर्मूला ही समझ लीजिए। ये है 1+2, कौन सा, 3, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 1+2 और 4 5 इज इक्वल टू 3 - 4 इक्वल टू CB क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलता है। अब कहिएगा इसमें 6 भी है, हाँ 6 है, लेकिन 6 का मामला अलग है, 6 कैलकुलेशन में नहीं आता है, ठीक है। वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। पहले इतना एक फिगर मन में बनाइए कि एक तो OB है और ये CB है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आपने 5 लाइन को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने ये तो FA6 बना रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। मान लीजिए कि आपने ये बनाया अप्रैल महीने का, ना मई महीने का, है ना। तो मई महीने में जो ये OB लिखा है ना, ये अप्रैल का लास्ट लाइन 5 होगा, समझे, OB। तो ये OBCB चलता रहता है, और साल खत्म होने के बाद इसको खत्म हो जाना चाहिए, पर अमूमन ये खत्म होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप इसको समझ सकते हैं कि कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है।
तो अब आप देखिए इसका ओबी जो है, तो सीबी ऑफ प्रीवियस मंथ को हम ऐसे मिटा देंगे और हम क्या लिखेंगे, सीबी ऑफ अप्रैल, है ना। और सीबी ऑफ अप्रैल जब लिखेंगे तब हम ऑफ को भी मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं लाइन 5, है ना। सीबी मैंने लाइन 5 ऑफ अप्रैल, ठीक है। ये बहुत साधारण समझ में आ गया। अब देखिए 2 क्या है, 2 है आपका F2 जो फॉर्म आपने बनाया है, मतलब कि रजिस्टर ऑफ चेक ड्रॉन एज पर कैश बुक या एज पर FA2 रजिस्टर। तो यहां पर चूंकि आप अलग से एक रजिस्टर बना रहे हैं, इसलिए हम एज पर कैश बुक नहीं लिख रहे हैं, एज पर चेक रजिस्टर लिख देते हैं, चेक रजिस्टर, ठीक है। चेक रजिस्टर का मतलब ये डाटा जो आपके डिवीजन के कैश बुक में एंटर किया गया है, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, 3 में ओबी और सीबी, सॉरी ओबी को और 2 यानी कि इसको जोड़ देंगे। फिगर से समझाते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ओबी है 400 रुपए, ठीक है, और आपने कुल मिलाकर के इस महीने चेक जो ड्रॉ किया है वो 5000 का किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से कॉलम नंबर 3 क्या हो जाएगा, 5400। बहुत आसान है, कोई समस्या है किसी को, बताइए, बोलिए हाँ या ना। नहीं सर। नहीं है ना। अब देखिए मान लीजिए कि आपने जो चेक दिया था 5000 का, 5000 के चेक में एक ही चेक नहीं था, कई सारे चेक थे, 1-1000 के 5 चेक थे, तो कुल 5000 का चेक था, ठीक है। और इसमें ये जो है ना वो है सीटीआई, कंसोलिडेटेड ट्रेजरी इशू, ठीक है, एज पर ट्रेजरी सर्टिफिकेट, समझे कि नहीं। और इसने कितने का दिया है, आपको दिया मात्र 4000 रुपए का, ठीक है। अपन 4000 भी नहीं करते, 4400 कर देते हैं। क्यों, ये 400 जो पिछले महीने वाला था ना, उस वाले 400 को भी ट्रेजरी ने एक्नॉलेज किया, और इस महीने वाले 5000 में से 4000 एक्नॉलेज किया। तो अब जो कॉलम 5 हो जाएगा वो 3 - 4, तो सीरियल नंबर 5 कितना होगा, 1000। तो अब आपका जो सीबी बन गया वो 1000 बन गया। अब इसी को जब आप मई के बाद, अब इसको अगर जून महीने में करेंगे, समझे कि नहीं, तो अब हम केवल लिख देते हैं, आपको फिगर लिखते हैं, इन सब चीजों को फिर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओबी क्या चला जाएगा, हाँ बोलिए, बोल रहे मंगा दो उसको भेज दो। क्या बोल रहे हैं, हेलो, सॉरी सर। हाँ हाँ मेरा आवाज तो आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये 5400 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। यस सर क्लियर हो गया। ये 1000 कैसे है, ये समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, अब हम फिर से लिखते हैं, आप लोग अपने मन से बताते जाइएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कि जून महीने में हमने चेक निकाला 6000 का, ठीक है। तो अब आपके पास में 3 नंबर में कितना आएगा, 7000। ठीक है। और मान लीजिए कि एक्नॉलेज हो गया 6500 रुपया, ठीक है। तो अब आपके पास में 5 में कितना आएगा, 500। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो हमने मानने के लिए कहा है, ठीक है, ये फिगर हमने कहां से लिया है, 6000 का फिगर हमने कहां से लिया है, चेक ड्रॉन रजिस्टर FA2 से। कहां से लिया है, FA2 से। हाँ, और ये वाला फिगर हमने कहां से लिया है, ट्रेजरी सर्टिफिकेट, सीटीआई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेजरी सर्टिफिकेट या सीटीआई इसको भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये मामला समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया ना। यस सर अच्छे से आ गया सर। सेम टू सेम 6.4 में भी है, देखिए। अच्छा रुकिए, अभी हमने 6 पे बनाया ही नहीं है। 6 क्या, मैं बताता हूं आपको। ये जो 1000 रुपया आपका 5 में आया ना, 5 में 1000 रुपया, समझे। ये एक चेक भी हो सकता है और 4 चेक भी हो सकते हैं। एक चेक होगा मान लीजिए 200 रुपए का, एक 300 का, एक 400 का, ठीक है, 4 3 7 2 9, और एक फिर 100 का चेक होगा, कुल मिला के 1000 हुआ। तो ये चारों चेक का चेक नंबर, डेट वाइज डिटेल होता है, सीरियल नंबर 6। देखिए सीरियल नंबर 6 क्या है, डिटेल ऑफ अनकैश चेक एट द एंड ऑफ करंट मंथ। एंड ऑफ करंट मंथ अनकैश चेक कितना है,
1,000 रुपया ना जी, उसका डिटेल ऑफ अनकैश्ड चेक। इसीलिए मैंने कहा कि 6 जो सीरियल नंबर है वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, जो एक्सप्लेन करता है सीरियल नंबर 5 को कि अनकैश्ड चेक जो आपके पास में क्लोजिंग बैलेंस में बच रहा है वो कौन सा है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? हाँ सर। यस सर। चलिए, हाँ, यही बात 9.4 में है। 9.4 में ये चीज चालान के साथ लागू पड़ती है। चालान देखिए, यहाँ चेक लिखा है ना हमने, अब अपन क्या, ये FA2 नहीं है, ये FA2 नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लागू पड़ जाएगा चालान के साथ में, ठीक है, समझ रहे हैं ना? करेक्ट सर। यस सर। हाँ, और अब चालान के साथ में सेम टू सेम चीज लागू पड़ेगा, किसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये जो है एज पर कैशबुक होगा कि हमने कितना रेमिट किया है, ठीक है। और सेम टू सेम पिछले महीने का चालान में हमने 400 रुपए का रेमिटांस दिखलाया था, इस महीने हमने कैशबुक एज पर चेक रजिस्टर नहीं, एज पर चालान, ठीक है, एज पर चालान, ठीक है। 5,000 रेमिट किया, टोटल किया तो इसको जोड़ दिया, 5400 आया। फिर CTI आनी होगा, CTR होगा, कंसोलिडेटेड ट्रेजरी रिसीट, समझ रहे कि नहीं? और फिर वही 4400 हुआ, वही खेला सब कुछ, समझे। लेकिन यहाँ पे जो छठा नंबर होगा, डिटेल ऑफ अनकैश्ड चेक नहीं होगा, यहाँ पे छठा नंबर होगा डिटेल ऑफ अनएडजस्टेड रेवेन्यू। छठा नंबर क्या हो जाएगा? डिटेल ऑफ अनएडजस्टेड रेवेन्यू। क्लियर है? और आप देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है, तो खामखा इतना बड़ा लाइन पढ़ के दिमाग पगला रहे थे ना आप लोग, बोलिए हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल सही सर, है ना? सिंपल हो गया पिछले। तो 9.3 9.4 एकदम सेम टू सेम, ठीक है। इसीलिए जब आपके पास में जाइएगा, हम WM2 में थे तो हमारे पास में लोग आते थे कि मेरा RA51 सही है, कौन सा गलती करते थे पता है? OB पिछले महीने का इस महीने के CB से मिल रहा है, सॉरी, हाँ, इस महीने का OB पिछले महीने के CB से नहीं मिल रहा है, ये कभी नहीं हो सकता है, समझ गए? आप OB CB को चेंज नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 कि आपका जो नंबर 2 है, समझे, ये रिसीट नहीं है, रेमिटेड है। यहाँ पे एक अंतर है जो आपको देखना होगा, समझे कि नहीं? नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है कि चालान जो आप माने कैश रिसीट करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने कैश रिसीट किया है 6,000, लेकिन रेमिट किया है 5,000, समझे, तो आप 6,000 जितना रिसीट करते हैं वो नहीं लिखेंगे, जितना रेमिट करते हैं वो लिखेंगे, समझे। तो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे है कैश रेमिटेड नॉट रिसीट। रिसीट ज्यादा हो सकता है, रेमिट कम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको खास मार्क किया कि इसमें आप लोग जरूर कंफ्यूज करेंगे। अगर मैंने MCQ बनाया तो मैं ये ऑप्शन जरूर दूंगा, समझे, कि कैश रेमिटेड होगा सीरियल नंबर 2 में, कैश रिसीट होगा, रिसीट नहीं होगा। रिसीट ज्यादा हो सकता है, रेमिट कम हो सकता है, और जो आपने रेमिट किया उसको भी वो एक्नॉलेज करेगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने 5,000 रेमिट किया, वो 44 तक एक्नॉलेज करेगा, मैं पॉसिबल। आप समझ रहे हैं? तो ये जो आपका कैशबुक के हिसाब, हाँ, इसमें 4 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन 4 वाले लोग भी गलती करके लेके आते थे। ट्रेजरी के सर्टिफिकेट में कुछ लिखा हुआ है और उनके फॉर्म 51 में कुछ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे FA6 हो जाएगा ये वाला, समझ रहे हैं, शेड्यूल ऑफ रेमिटेंसेस। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के माइनर मिस्टेक्स हैं जिनके लिए डिवीजन वाले, फॉरेस्ट डिवीजन वाले आपस में आकर लड़ाई कर जाएंगे, समझे, कि नहीं मेरा तो सही है। तो अगर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा तभी आप उनको समझा पाएंगे। नाउ वी शुड मूव टू द पॉइंट 9.5। 9.5 कोई भी आदमी पढ़िए। Debits and credits arising out of interdivisional adjustment were permissible under Article 245 of the Account Code Volume 3 should be set against corresponding credits and debits respectively.
Ordinarily, when such transactions are paired, a note of agreement should be recorded in red ink by the accountants dealing with both the divisions against the relevant entries in the cash accounts. But if the number of क्यों मैंने पढ़ा है जानते हैं? क्योंकि कल ही आपने अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 पढ़ा था कि नहीं? हाँ या ना? और कल ही आपने आर्टिकल नंबर 245 भी पढ़ा है कि नहीं? यस सर। है ना? 245 क्या कहता है? इन केसेस वेयर, हम पढ़ रहे हैं अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 245, इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। क्या कहता है 245? इन केसेस वेयर गवर्नमेंट in consultation with the accountant general have declared a division or a circle as a unit of purpose for ascertaining the financial result of the working of a forest, adjustment may be made between different units. समझे कि नहीं? Thus, in cases where the unit in the division, adjustment may be made between different division. Where the unit is circle, adjustment may be made between different division in different circles. These adjustments may be made monthly or annually as may be found convenient. इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि जो आपने 244 में ध्यान नहीं दिया। 244 क्या कहता है कि नॉर्मल केस में इंटर डिवीजन एडजस्टमेंट परमिसिबल नहीं है। याद आ रहा है किसी को? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस। स्पेशल केस में परमिसिबल है। वही स्पेशल केस की बात यहाँ की जा रही है 9.5 में। डेबिट एंड क्रेडिट अराइजिंग आउट ऑफ इंटर डिविजनल एडजस्टमेंट वेयर परमिसिबल, जहां परमिसिबल है केवल वहीं, समझे? Of the article 245 of account code volume 3 should be set against corresponding credit and debit respectively. सिंपल है। यहाँ डेबिट और क्रेडिट होगा तो उसको सेट कैसे किया जाएगा? क्रेडिट और डेबिट से, उल्टा करके। ऑर्डिनरीली, सामान्य तौर पे, when such transactions are paired, जब इस तरह के ट्रांजेक्शन को पेयर किया जाता है, यानी कि डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट दिया जाता है, a note of agreement will be recorded in red ink by the accountant dealing with both the division against the relevant entries in the cash account. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक अकाउंट होता है, समझे, जो दोनों ही डिवीजन के कैश अकाउंट को डील करता है, समझे? वही रेड इंक में ऐसा एंट्री करता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, रिकॉर्डेड इन रेड इंक बाय द अकाउंटेंट्स डीलिंग विद बोथ द डिविजन्स, एक अकाउंटेंट डीलिंग विद बोथ द डिविजन्स अगेंस्ट द रेलेवेंट एंट्री इन द कैश अकाउंट। बट ऑर्डिनरी की बात थी, बट यहाँ ऑर्डिनरी का केस नहीं होता। If the number of transaction is large, a suitable register may be prescribed. एक दूसरा रजिस्टर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, in addition to facilitate proper watch over adjusted transfer. क्लियर? समझ में आया बात? अब ये जो अकाउंटेंट है ना, ये डिवीजन का अकाउंटेंट नहीं है, ये ऑफिस का अकाउंटेंट है। समझ में आई बात? हेलो, यस सर। समझ में आई बात? है ना? हाँ सर। हाँ, इसलिए क्योंकि डिवीजन में अकाउंटेंट का कोई पद होता ही नहीं है, और डिविजनल अकाउंटेंट का पद होता है, और फॉरेस्ट में तो डिविजनल अकाउंटेंट का भी पद नहीं होता है, समझे? ये तो कल आपने अकाउंट पर वॉल्यूम 3 में पढ़ा था कि नहीं? हाँ सर। इसीलिए जब ये अकाउंटेंट कहा जा रहा है तो वो एडी ऑफिस का अकाउंटेंट कह रहा है, ठीक है? 9.6 कहता है ट्रांजैक्शन विद अदर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि दूसरे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के साथ में ट्रांजैक्शंस अलाउड है। कहाँ पढ़ा था? 243 में। याद है आप लोगों को? हाँ सर। ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे और अनदर, इसके लिए कौन सा फॉर्म प्रिस्क्राइब किया हुआ था? याद आ रहा है आप लोगों को? 7 सर। फॉर्म 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? इतना आप लोग रिपीट कर लीजिएगा ना, आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। हम लोग पढ़ रहे हैं 9.6, ठीक है? तो इस तरह के केस में जब दूसरे डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के साथ में कोई ट्रांजैक्शन होता है, should be classified as pertaining to the remittances और सेटलमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि उसको रेमिटांस के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है, समझे? और सेटलमेंट अकाउंट के तौर पे कंसर्न्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेट डाउन इन अकाउंट कोड, वही वॉल्यूम 3, इसी में रूल नंबर 243 की बात कर रहा है, ठीक है? इसमें आप लोगों को कल मैंने बताया था कि ये कैश सेटलमेंट का मामला नहीं होता है, इसमें आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर होता है, और इस आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर में बुक ट्रांसफर की बात होती है। कल बताया था, है ना? हाँ सर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो एमसीक्यू में पूछेगा इस बार, आप लोग तैयार रहिएगा। वो क्या है? अभी आने वाले लाइन में मिल जाएगा।
Item passed through inward remittance account which are adjustable in the forest divisional books should be dealt within the manner prescribed in Article 5.13 of Account Code for Accountant General. अरे आप लोग को ACAG का रेफरेंस दिया है यहाँ पे, PC21 वालों 5.13 याद आ रहा है? अरे भैया अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल ACAG का 5.13 याद आ रहा है? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए, इज्जत मेरी बचाइए, आप लोग क्यों छुपाने में लगे हुए? रिवाइज करना है अभी इसको। मान लिया, फिर भी डिस्पोजल ऑफ इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट 5.13 समझे? तो ये असल में इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट जो है वो आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर से है, और इसमें आपको मैं याद दिला देता हूं कि सेटलमेंट अकाउंट बनता है जिसमें कि एक ऑब्जेक्शन बुक होता है जो फॉर्मेसी 10 में होता है, ठीक है, और 2 इनवर्ड एडजस्टमेंट रजिस्टर होते हैं AC 11 में, एक सस्पेंस स्लिप जनरेट होता है AC 12 में, और आउटवर्ड सस्पेंस स्लिप रजिस्टर होता है AC 13 में। इसको प्लीज थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने इसका जिक्र केवल इसलिए किया है ताकि एक बार आपके रिफ्रेश हो जाए माइंड में। जो PC21 वाले लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक बार अच्छे से इसको समझ लें कि चैप्टर 5 ACAG का कितना इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, न केवल इस 9 चैप्टर में बल्कि दूसरे चैप्टर्स में भी। तो इसका जो एडजस्टमेंट है इंटर गवर्नमेंट या इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट, वो उसी तरीके से किया जाएगा जो कि रूल नंबर 5.13 ऑफ ACAG में लिखा हुआ है, और ये एडजस्टमेंट AG ऑफिस में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर, यही क्या MCQ है? हाँ, ये वाला है, एक और है अगला। और द क्लियरेंस ऑफ द हेड, मेन MCQ तो यहाँ आने वाला है। द क्लियरेंस ऑफ द हेड फॉरेस्ट रेमिटेंसेस शुड बी वॉच्ड इन अ ब्रॉडशीट एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पब्लिक वर्क्स रेमिटेंसेस। तो PW रेमिटेंस के लिए एक ब्रॉडशीट मेंटेन किया जाता है जो पिछले चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था। उसी फॉर्मेट में फॉरेस्ट रेमिटेंस को ब्रॉडशीट में फॉरेस्ट रेमिटेंस की ब्रॉडशीट बनाई जाती है। जो मेन MCQ है वो नोट में, तो नोट मैं नहीं पढ़ूंगा, नोट आप लोग पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़िए। Transaction between forest and public works officer of the same audit circle, whether originating in the forest or PW account, should be classified under the head public works remittances. Yes. यहाँ तो आपके पास में दो तरह के रेमिटेंस हैं। आपके पास का मतलब AG ऑफिस के पास, ठीक है, एक है PW रेमिटेंस, ठीक है, और दूसरा है फॉरेस्ट रेमिटेंस। अब आपके पास में ऐसे अगर मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांजैक्शन हो, तब तो आप इसको फॉरेस्ट रेमिटेंस में बुक कीजिएगा। PW का भी जब दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में रेमिटेंस हो तब इसको PW रेमिटेंस में बुक कीजिएगा। लेकिन जब इन लोग दोनों आपस में टकरा जाए, समझे कि नहीं, PW का फॉरेस्ट के साथ में ट्रांजैक्शन हो जाए, बीच की दीवार मिट जाए, समझे, तब आपको किसमें बुक करना है, फॉरेस्ट में कि PW में, 103 में कि 102 में? बोलिए बोलिए बोलिए। 102 में। 102 में। 102 में कहां से लिख दिए अपने मन से? हैं? अपने मन से हम कहां से लिखे 102? किसी को याद नहीं आ रहा है? 8782 के अंदर है ना, 102 PW रेमिटेंस है और 103 फॉरेस्ट है। अच्छा वाला कुमार जी, आप क्लास में थे, वरना आज तो मेरी इज्जत इन लोगों ने लूट ही ली थी। चलिए, लेजर अकाउंट 9.7, ठीक है। लेजर अकाउंट सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। आपके पास में दो है फॉर्म, एक FA4 और एक FA8। याद आ रहा है आप लोगों को FA4 और FA8 के बारे में? 4 and 8। हाँ सर, कॉन्ट्रैक्टर्स लेजर और 8 है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स डिसबर्सर्स लेजर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, दो है आपके पास में लेजर के लिए, ठीक है। ये है एब्स्ट्रैक्ट, है ना। आपको तो याद ही होगा कि FA4 हम एग्जीक्यूटिव में भेजते नहीं है, याद है? हाँ सर। यस सर 2, 3, 4 नहीं जाता। 2, 3, 4 नहीं जाता है, नहीं 2, 3, 4 जाता, 2 जाता है, अकाउंट के साथ नहीं जाता, 3, 4 बिल्कुल नहीं जाता।
टू मंथ एंड में कॉपी जाती है उसकी। हाँ, मंथ में कॉपी जाता है। इसमें आता है 3-4 बिल्कुल नहीं आता है। जब 4 नहीं आता तो 8 आता है कि नहीं? तो जब हमारे पास में 8 ही आएगा, हम एजी ऑफिस है। पहले हमने आपको एमएसओ स्टार्ट करने से पहले बोल दिया कि हम एजी ऑफिस हैं और सारी बातें एजी में अकाउंट रिसीव होने के बाद की हो रही है, पहले की नहीं। तो अब हमारे पास में अकाउंट आया है और FA8 के फॉर्म में आया है। 9.7 मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? The abstract of contractors and disbursers ledger which is form FA8 should be checked so that, कैसे चेक किया जाए? It may be verified, जैसे कि वेरीफाई किया जा सके that all the transactions pertaining thereto have been correctly posted and that the opening and closing balance are correct। तो बहुत सिंपल है, बचकानी बात है कि नहीं? The closing balance should be reviewed to ensure that relevant rules and orders governing their clearance are observed। Outstanding balance which are not cleared within a reasonable period should form the subject of special inquiry। ये इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो कि क्लियर नहीं हुआ है। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितने महीने से पेंडिंग पड़ा रहे की इंक्वायरी करनी पड़ेगी। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? 12 months, more than 12 months, more than 12 months। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोर देन 12 मंथ, ये किसमें लिखा हुआ था? अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में, है ना? वही यहाँ पे लिखता है। इसका नोट है, इंपॉर्टेंट है, द इंस्ट्रक्शन इन पैराग्राफ 4.4.6 ऑफ एमएस ऑडिट, जो मैंने नहीं पढ़ा है, अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू फॉरेस्ट एडवांसेस, ठीक है? खैर, एब्स्ट्रैक्ट एंड समरीज 9.8 में आते हैं। The rule for the preparation of forest abstract and summaries are prescribed in Chapter 2 of Account Code for Accountant General। Chapter 2 किसी को याद आ रहा है ACAG का, जो कि 9.8 में लिखा हुआ है? नहीं याद आ रहा तो बोलिए, बेशरम बन करके कि नहीं याद आ रहा है, सोचना क्या है। देखिए, हम लिख देते हैं खाली Chapter 2 ACAG का है, वो है क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट। खाली हम हेडिंग लिख रहे हैं, पूरा नहीं बताएंगे आपको, काहे को टेंशन ले रहे हैं। PC 16 वाला टेंशन में ना रहे। एंड समरीज ऑफ पब्लिक वर्क्स एंड फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन, ये जो मैंने चैप्टर 2 लिखा है ना, ये ACAG का चैप्टर 2 है। तो आपको इसमें कौन से एब्स्ट्रैक्ट बनाने हैं और कौन सी समरी बनानी है, जो आपको 9.8 में लिखा हुआ है, समझे? वो सब इसी के अकॉर्डिंग बनानी है। 9.8 में जो लिखा हुआ है वो ACAG के चैप्टर 2 के हिसाब से बनेगा। तो PC 21 वालों, एक बार ACAG का चैप्टर 2 भी ध्यान से देख लेना, ठीक है? हाँ या ना? चलिए, यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, याद कीजिए। इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला था कि जब हमारे पास में यानी एजी के पास में अकाउंट आ जाता है, तब हम उसकी कैसे चेकिंग करते हैं, कैसे पोस्टिंग करते हैं और कैसे कंपाइलेशन करते हैं। तो आप सोचेंगे कि सर आपने तो चेकिंग बताई थोड़ी बहुत, पोस्टिंग बताई थोड़ी बहुत, कंपाइलेशन तो बताया ही नहीं। अरे भाई क्यों बताएं, यही एक लाइन लिख तो दिया है चैप्टर 2 क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट। क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट किसी भी डिपार्टमेंट का क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही कंपाइलेशन का फर्स्ट प्रोसीजर है। तो कंपाइलेशन का डिटेल प्रोसीजर आपका ACAG में दिया हुआ है, इसीलिए हमने चेकिंग देखा, पोस्टिंग देखी और कंपाइलेशन का वर्क भी हमने देख लिया। लास्ट में हमने एक चीज और बताया था आपको कि हम लोग MSO के चैप्टर 9 में इन 3 के अलावा चौथा चीज भी पढ़ेंगे। क्या बतलाया था, बताइए तो, किसी को याद है? अभी तुरंत तो बताया था। रिपोर्ट बोला था कि नहीं? हाँ या ना? किसी को याद नहीं? 9.9 में हमने कहा था कि हम लोग सबसे पहले चेकिंग पढ़ेंगे, फिर पोस्टिंग पढ़ेंगे, फिर कंपाइलेशन पढ़ेंगे। कंपाइलेशन मतलब चैप्टर 2 ऑफ ACAG है ना, और लास्ट में पढ़ेंगे रिपोर्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिपोर्ट, है ना? और अब हम लोग 9.9 में एक रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो
कोई भी आदमी 9.9 पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए तो जरा। Monthly reports of progress of revenue and expenditure, if required by the conservators, should be furnished to them in such form as may be prescribed by the state government to suit local requirement. An annual summary may similarly be sent if required. इसका मतलब Annual क्या review है? in the, अब रुक जाइए भाई, रुक जाइए, राजधानी मत बन जाइए, पैसेंजर ट्रेन रहिए, ठीक है। देखिए 9.9 कहता है मंथली रिपोर्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ रिक्वायर्ड बाय द कंजर्वेटर, समझे, अगर कंजर्वेटर रिक्वायर करे तो, समझे, मंथली रिपोर्ट उसको भेजा जाना चाहिए, और प्रैक्टिकल है, भेजा जाता भी है, सच बात है, ठीक है। should be furnished to them in such form as may be prescribed by the state government, ठीक है। इसका टू कंजर्वेटर, ठीक है। दूसरा इफ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लिखा है ना, बाय हिम, ठीक है, और बाय गवर्नमेंट सलाह एजी, ठीक है। एजी की सलाह है नहीं, टू सूट लोकल रिक्वायरमेंट, एजी की सलाह नहीं है, ठीक है, लोकली, ठीक है। क्या हो गया? एनुअल समरी में सिमिलरली बी सेंट, अगर एनुअल समरी भी डिमांड करे, समझे कि नहीं, तो हम उसको कंजर्वेटर को भेजेंगे, ठीक है, ठीक है ना। किससे किससे डिमांड करेगा? एजी से, ठीक है। अब एनुअल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एनुअल रिव्यू इन द वर्किंग ऑफ फॉरेस्ट डिवीजन। अच्छा, किसी को याद है मैंने एजी झारखंड की वेबसाइट पे आप लोगों को देखने के लिए कहा था पीडब्ल्यू के रिव्यू और फॉरेस्ट के रिव्यूज को, याद आ रहा है आप लोगों को? जी जी, आपने दिखाया था। हाँ, तो हमने पीडब्ल्यू का रिव्यू दिखाया था, आप लोग उसका फॉरेस्ट का रिव्यू भी वहां जाकर के देख सकते हैं। इसी के चैप्टर 8 में एक बार जरा आप लोग चैप्टर 8 में मूव कीजिए और थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो बात अच्छी तरीके से, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैप्टर 8 में भी पीडब्ल्यू के एनुअल रिव्यू की बात कही गई है, ठीक है। हेलो, जरा 8.54 जरा पढ़िए तो कोई भी आदमी, 8.54 पढ़िए तो जरा। नहीं पढ़िएगा? मैं ही पढ़ता हूं। An annual review on the working of all public works division is required to be conducted each year and is required to be sent to state government by 15th December, समझे। तो 15 दिसंबर तक स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाना चाहिए। पीडब्ल्यू रिव्यू जो बनता है, समझे, उसका डेट है 15 दिसंबर। साइमल्टेनियसली आपका फॉरेस्ट के मामले में 9.10 लिखता है एन एनुअल रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ फॉरेस्ट डिवीजन to be prepared for each financial year and sent to the state government by 31st December. Forest review 31st December, ठीक है। किसको? टू स्टेट गवर्नमेंट, यहां साफ समझिएगा, टू स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? है ना? हेलो, है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका वन लिखता है एक्सटेंड। अच्छा, एनुअल रिव्यू में क्या क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू का पार्ट रहेगा। आप लोग प्लीज थोड़ा सा केयरफुली इसके दोनों को, यानी पीडब्ल्यू के एनुअल रिव्यू को देख लीजिएगा, हूबहू आपका फॉरेस्ट का भी एनुअल रिव्यू मिलेगा, ठीक है। देखिएगा 9.10 है ना हम लोग, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द रिव्यू शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कवर।
क्या कवर करेगा? पहला, याद कीजिए मैंने आपको एनुअल रिव्यू जब पीडब्ल्यूडी का दिखलाया था तो वहां पे एक चार्ट दिखलाया था, एक्सक्लूजन ऑफ अकाउंट ड्यू टू डिले और ड्यू टू अंडर ऑब्जेक्शन दिखलाया था कि नहीं दिखलाया था? हाँ सर। है ना? एक दिखलाया था हमने एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? दो वजह थे, ड्यू टू डिले और ड्यू टू ऑब्जेक्शन, है ना? अब आप देखिए ये एक्सक्लूजन की दो वजहें हैं, या तो अकाउंट समय पे नहीं आया, दूसरा या तो आया और इनकम्प्लीट आया या गलत आया तो हमने उसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया। तो हम क्या करते हैं कि उस अकाउंट को उस महीने के मंथली अकाउंट में, एमसीए मंथली सिविल अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके लिए अकाउंटिंग टर्म है इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। तो यहाँ वन में क्या है? एक्सटेंट ऑफ डिले इन द रिसीट ऑफ अकाउंट। तो पहला है एक्सक्लूजन हुआ डिले ऑफ अकाउंट, और डिले मतलब एक्सटेंट ऑफ डिले, क्या मतलब? डेज इन डिले। एक्सटेंट ऑफ डिले का मतलब क्या है? डेज इन डिले, कितना दिन? डेज इन डिले, कितना दिन डिले हुआ, ठीक है? नंबर 2, एक्सटेंट ऑफ वांटिंग डॉक्यूमेंट्स व्हिच शुड बी नॉर्मली अकंपनी। इसका मतलब है अकाउंट्स अंडर ऑब्जेक्शन, तभी ना आप वांटिंग कर रहे हैं जी, हाँ कि ना? हेलो, यस सर। हाँ सर। देखिए आप लोग हाँ हूं करते रहिए, हमको भी अच्छा लगता है जी। तो आप लोग को समझ में आएगा तो आप लोग बोलिएगा ना, नहीं समझ आएगा तो बोलिए नहीं समझ में आ रहा है। तो दो तरीके से अकाउंट ऑब्जेक्ट अकाउंट को एक्सक्लूड करते हैं, या तो डिले हो जाए या तो ऑब्जेक्शन लग जाए, दोनों ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्शन लग गया तो क्या ऑब्जेक्शन लगा? आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा तो रैंडम ऑब्जेक्शन नहीं लगता है, स्पेसिफाई ऑब्जेक्शन कि भैया क्या है, वांटिंग है कि गलती है कि क्या है, समझे? वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए पॉइंट नंबर 3, अमाउंट आउटस्टैंडिंग अंडर 3 अदर रेमिटेंसेस आइटम एडजस्टेबल बाय फॉरेस्ट। ये आपको एक अलग से है, समझे? अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, अंडर 3 अदर रेमिटेंसेस, ठीक है, अंडर अदर रेमिटेंसेस, ठीक है, आइटम एडजस्टेबल बाय फॉरेस्ट, ठीक है। नंबर 4 क्या है? स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट हेल्ड अंडर ऑब्जेक्शन टू द एंड ऑफ मार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? माने एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस सीबी अंडर ऑब्जेक्शन इफ एनी, ऐसा होता है, समझे कि नहीं? उसका डिटेल देना पड़ेगा आपको कि क्लोजिंग बैलेंस में कुछ अमाउंट ऑब्जेक्शन में क्यों डाल दिया गया है, वो भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, समझे? और ये आप किसमें दे रहे हैं? रिपोर्ट जो बना रहे हैं उसमें दे रहे हैं, ठीक है। अगला है स्टेटमेंट शोइंग द अर्लियर ऑफ रिकंसिलिएशन। ये भी मैंने पीडब्ल्यू वाले जो आपके रिव्यू थे उसमें दिखलाया था कि नहीं दिखलाया था? हाँ सर। रिकंसिलिएशन कब करते हैं हम लोग, जरा बताइएगा आप लोग। हेलो, नहीं बतलाइएगा। सर रिकॉन्सिलिएशन मंथली बेसिस पे होता है ना? क्वार्टर एंड में सर। क्वार्टरली करते हैं। तो रिकंसिलिएशन कब करेंगे? अप्रैल मई जून, समझे? तो जून महीने का जो क्वार्टर होगा जब वहां एंड करेगा तो जुलाई में रिकंसिलिएशन करते हैं, समझे? फिर जुलाई अगस्त सितंबर, जब वो क्वार्टर एंड होगा तो हम लोग अक्टूबर में रिकंसिलिएशन करेंगे। उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसका जनवरी में रिकंसिलिएशन करते हैं, और जनवरी फरवरी मार्च उसका अप्रैल में रिकंसिलिएशन करते हैं। ये है रिकंसिलिएशन का डेट, समझे? क्वार्टरली रिकंसिलिएशन किया जाता है। अब कहिएगा जुलाई में का है? अरे भैया अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चालू होता है और ये 3 महीना खत्म होगा, उसका डाटा हम कंपाइल करेंगे तभी हम जुलाई में जाकर रिकंसिलिएशन कर पाएंगे, आया ना? करेक्ट करेक्ट सर। हाँ सर। हाँ, ये हो गया 5 पॉइंट, ठीक है।
5 पॉइंट के अलावा आप समझ लीजिए जितने भी ऑडिट होते हैं फॉरेस्ट के, उनकी ऑडिट ऑब्जेक्शन। अब ऑडिट ऑब्जेक्शन के अपने 3 हिस्से में बांट दिया गया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको देख करके आराम से समझ सकते हैं। लेकिन ऑडिट ऑब्जेक्शन या आईआर या ड्राफ्ट पारा, आईआर समझते हैं ना, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, रिपोर्ट और ड्राफ्ट पारा, तीनों ही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ए कॉमन टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज, स्टेटमेंट बी डिटेल ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट नॉट रिप्लाइड, स्टेटमेंट सी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको कि ड्राफ्ट पारा कह सकते हैं, नोटिस ड्यूरिंग लोकल ऑडिट ऑफ फॉरेस्ट डिवीजन। इसमें कुछ नोट है, समझे, इन नोट्स को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे एक्सेल से अलग से पढ़ानी पड़े। तो दिस इज कंप्लीट कवरिंग ऑफ फॉरेस्ट अकाउंट, कुछ भी मेरे हिसाब से बाकी नहीं बचा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को फॉरेस्ट अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा और फॉरेस्ट अकाउंट की पहली वीडियो को सबसे तेज व्यूअरशिप मिले, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू फॉर व्यूइंग, watching my videos on YouTube and live. Thank you very much. Thank you. चलिए।